नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी पहल। अरे कनु, देख तो जरा कौन आया है। 2 बार घंटी बज चुकी। तुम सब कर क्या रहे हो? बेसन की पकौड़ी बनाते हुए सीमा ने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। कुनकुनी सर्दी में रजाई की गर्माहट का आनंद उठाती कनक कुनमुनाते हुए बाहर निकली। दरवाजा खोलते ही चहक उठी। हाय चाचू, और अपने प्यारे चाचा के गले में बाहें डालकर झूल गई। अरे अरे, नटखट लड़की, मुझे सामान तो अंदर लाने दे, प्यार से भतीजी को देखते हुए पवन बोला। माँ, माँ, देखो कौन आया है, चहकते हुए कनक ने माँ को पुकारा। अरे पवन भैया, आप? इस बार तो आपने बहुत दिल लगा दिए। बच्चे बहुत नाराज हैं। आंचल से हाथ पोंछते हुए सीमा बोली। बच्चों को तो मैं मना लूंगा भाभी, आप तो नाराज नहीं है ना? भैया कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। पैर छूता हुआ पवन बोला। आज इतवार है पवन भैया, सब के सब अभी तक रजाई में दुबके हुए हैं। यह आपकी लाडली, इसने घंटी की आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ा है। बेटी की ओर देखकर सीमा ने जवाब दिया। आप कमरे में अपने भैया के पास चलिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाई से मिलकर पवन भतीजी को लेकर बैठक में आकर बैठ गया। कनु, इस बार तो तुम्हारी कॉलोनी की काया ही पलट गई है। मैं तो रिक्शे वाले से कह रहा था कि भैया गलत जगह ले आए हो, यह कॉलोनी वो नहीं है। इतनी साफ सुथरी कॉलोनी, न कहीं कूड़े का ढेर, न गंदगी की महक। भला मेरी कनु बिटिया के रहने की जगह कैसे हो सकती है? भतीजी को पवन ने छेड़ा। जाओ चाचू, हम नहीं बोलते, रूठते हुए कनक बोली। अरे अरे, मेरी गुड़िया तो नाराज हो गई। लो बाबा, मैंने कान पकड़ा। पवन ने अपने दोनों कानों पर हाथ लगा लिए। कनक के चेहरे पर चंचल मुस्कान दौड़ गई। वैसे कनु, तुम्हारी कॉलोनी एकदम बदल गई है। हाँ, अब कितनी अच्छी लगती है ना? हाँ, सो तो है, लेकिन यह कायाकल्प हुआ कैसे? चाचू, वो कोने वाले मकान में एक अंकल आंटी आए हैं। बहुत बूढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। सीमा भी तब तक देवर के लिए चाय पकौड़ी लेकर वहीं आ गई थी। भाभी, किसकी बात कर रही है कनक? भैया, आप भाटिया साहब के घर तो गए हैं ना? उनके मकान मालिक सिंह साहब अब रिटायर होकर यहाँ अपने घर में रहने आ गए हैं। आजकल हर बच्चे बड़े की जबान पर उनकी ही चर्चा है। बड़े भले लोग हैं। अच्छा भाभी, ये कॉलोनी का निखरा रूप उन्हीं की देन है? हाँ भैया, यह असंभव सा काम उन्होंने ही किया है, लेकिन उनके काम करने का ढंग बड़ा ही अनोखा है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सबकी सहमति से, सबका सहयोग लेकर वो अपना काम करवाते हैं, और किसी को लगता ही नहीं कि कोई कुछ कर रहा है। कमाल के हैं दोनों दंपत्ति। अरे, फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, जरूर मिलिएगा। कभी कभी ही मिलते हैं ऐसे लोग। उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाल पोंछता हुआ पारस भी कमरे में आ गया। क्या बहुत अच्छा लगेगा भाई? हमें भी तो पता चले। अरे, आप तो नहा भी चुके, सीमा ने चौंकते हुए कहा। जनाब की पकौड़ियों की सौंधी सुगंध ने बिस्तर से बाहर निकाल लिया। चलो हटो, किसी का लिहाज नहीं है, सीमा ने बनावटी गुस्सा दिखाया। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, मेरी भाभी जैसी पकौड़ी कोई नहीं बनाता। पकौड़ी खाकर तो बस मजा आ गया। अब जरा आपकी कॉलोनी का एक चक्कर लगा आता हूँ। ठीक है, मैं आज आपका मनपसंद भोजन बनाती हूँ। वाह भाभी, यह हुई ना कोई बात। भाभी हो तो आपके जैसी। अच्छा, तो भाभी को मक्खन लगा रहे हो? पारस ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया, मैं कनक को लेकर जा रहा हूँ, हंसता हुआ पवन बोला। ठीक है पवन, मैं तो अब अखबार पढ़ूंगा। कनु बिटिया, चाचा को सिंह अंकल आंटी से जरूर मिलवा देना। पवन, सरदार जी और उनकी पत्नी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सही अर्थों में समाज सुधारक हैं। हम लोग तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस कॉलोनी की गंदगी कभी दूर भी होगी। यही नहीं, कभी भी किसी को मदद की जरूरत हो, वे दोनों तुरंत तैयार रहते हैं। उनसे बात करके तुम्हें अच्छा लगेगा, बड़े खुले दिमाग के लोग हैं। ठीक है भैया, अब तो उनसे मिलने की मेरी भी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। चलता हूँ। लगभग 2-2.5 घंटे बाद जब पवन लौटा तो प्रातः वाली उसकी चंचलता गायब हो गई थी। गंभीरता की एक गहरी चादर ने उसकी स्वाभाविक चंचलता को अपने अंदर समेट लिया था।
पवन की इस अस्वाभाविक गंभीरता को सीमा और पारस दोनों ने महसूस किया। पवन, बड़ी देर लगाई यार। तेरी भाभी ने तो पकवानों से पूरा घर ऐसे महका दिया कि पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़ने लगे हैं। और तेरी भाभी है कि सब साथ खाएंगे का राग अलाप रही है। आइए भैया, सीधे खाने की मेज पर ही आ जाइए। अपने भैया का हाल देख रहे हैं ना। सीमा ने खाने की मेज पर से हंसते हुए आवाज दी। पवन आज्ञाकारी बालक सा बिना कुछ बोले खाने की मेज पर जाकर बैठ गया। वह भाई भावत से आंख नहीं मिला रहा था। आश्चर्य से सीमा बोली, अरे हो क्या गया है आपको? इतने शांत तो आप हो ही नहीं सकते। कोई खास बात हुई है क्या? भाई भाभी की ओर एक नजर देखकर पवन जल्दी जल्दी खाना निकालने लगा। नहीं, बस ऐसे ही। पवन, बात क्या है? आज तक तो तुमने हमसे कोई बात छुपाई नहीं है। पारस ने सीधे पवन की आंखों में देखते हुए पूछा। आप खाना खा लीजिए भैया, मैं बताता हूँ। पहले तुम अपनी बात बताओ। ओहो भैया, भाभी आप समझाइए ना। इस तरह खाने पर की जाने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले सब लोग खाना खा लो। गंभीरता से देवर की ओर देखते हुए सीमा ने फैसला सुना दिया। पारस ने घूरकर सीमा को देखा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। स्वादिष्ट खाने का पूरा स्वाद नष्ट हो चुका था। सीमा की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। पवन बहुत चाव से तारीफ कर करके खाना खाता था, अतः उसे खाना खिलाना सीमा को बहुत भाता था। किंतु आज एक अजब सा तनाव छा गया था। सबसे पहले पारस खाना समाप्त कर बैठक में जाकर सबकी प्रतीक्षा करने लगा। सीमा मेज साफ करते हुए पवन की बेचैनी को पढ़ने का प्रयास भी करती जा रही थी। चलिए भैया, आप अपने भैया के पास चलिए। मेरी कॉफी बन गई है, मैं लेकर आती हूँ। जब सीमा ने कमरे में प्रवेश करा, दोनों भाई एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। माहौल को हल्का करने के लिए वह बोली, लीजिए पवन भैया, अब कॉफी के साथ आप अपनी बात बताइए, हमारी दुविधा मिटाइए। नालायक है यह, पारस फट पड़ा। अरे, भौचक्की सी सीमा दोनों को देखती रह गई। पवन अपराधी की तरह नीचे देख रहा था। पारस गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। तुम्हें बड़ी चिंता थी ना इस नालायक की पढ़ाई की? पढ़ाई के बीच में शादी नहीं करेंगे, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, यही कहती थी ना तुम। अब पूछो इनसे। साहबजादे को शादी का चस्का लगा है, शादी करेंगे। हा हा हा। सीमा को तो जैसे हंसी का दौरा पड़ गया। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, शुक्र है भगवान का, मैं तो परेशान हो गई थी कि जाने क्या हो गया। सोच सोचकर नाहक हलकान हो रही थी कि पवन भैया किसी से लड़ झगड़ कर आए हैं। अरे भाई, शादी करनी है तो कर देंगे, इसमें इतना मुंह लटकाने की क्या बात है। मैंने यह तो नहीं कहा कि देवर जी को कुंवारा रखूंगी। अब तो नौकरी भी मिल गई है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर, भला लड़कियों की क्या कमी। ठहरिए पवन भैया, इतने रिश्ते आए हैं आपके लिए कि मैंने एक पूरी फाइल बना ली है। इसीलिए तो इतना पत्र लिख लिख कर आपको बुला रही थी। बस आप लड़की पसंद कीजिए और झट मंगनी पट ब्याह। उत्साह के साथ सीमा पलटकर फाइल लेने जाने लगी। व्यंग से पारस ने टोका, ठहरिए ठहरिए देवी जी, इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। जिस देवर के ब्याह के तुम दिन रात सपने देख रही थी, वो श्रीमान जी अपनी शादी तय कर आए हैं। ठिठक कर सीमा पलटी और आश्चर्य से पवन की ओर देखने लगी। पवन भाभी से नजरें नहीं मिला सका। स्वयं को सहेज कर सीमा बोली, अरे, तो इसमें नाराज होने की भी तो कोई बात नहीं है। हम आखिर पवन भैया की खुशी ही तो चाहते हैं। अगर वह किसी को पसंद करते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। अरे सीमा, तुम बहुत भोली हो। बात अगर इसके प्रेम प्रेम की होती तो ठीक था। यह आग तो उसी सिंह दंपत्ति की लगाई हुई है, जिनका गुणगान करते हम थकते नहीं थे। मेरी ही मती मारी गई थी जो इसे वहां भेज दिया। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? उनका पवन भैया से क्या लेना देना? आश्चर्य से सीमा बोली। भाभी, आप मेरी बात पूरी सुनिए, फिर आप फैसला कीजिएगा। भैया तो इस समय बहुत नाराज हैं। हाँ हाँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं नाराज हूं, पारस चीखा। 2 मिनट उसे अपनी बात तो कहने दीजिए। आज तक उसने आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया, कम से कम उसकी बात सुन तो लीजिए। तुम्हें शौक है, तुम ही सुनो और चढ़ाओ अपने देवर को
अपने सिर पर। गुस्से से पारस मुंह फेर कर बैठ गया। क्या बात है भैया? भाभी, वो मैं सिंह साहब के घर गया था। वो लोग काफी परेशान लग रहे थे। मेरे पूछने पर बताया कि उनकी बहन की बेटी शादी के 1 महीने बाद विधवा हो गई। ससुराल में उसे बहुत यातनाएं दी जाने लगी तो बहन उसे वापस ले आई। अब बहू बेटा उसे बोझ समझते हैं। वे उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते। बहनोई पहले ही नहीं है। बहन एकदम मजबूर है। भांजी के भविष्य के प्रति चिंतित सिंह साहब ने प्रयास करके यहाँ एक जगह उसकी शादी तय की थी। सब कुछ तय था। कोर्ट में शादी होनी थी। लड़की अपनी माँ के साथ यहाँ आ गई थी, परंतु अचानक लड़के वालों ने 2 लाख नगद की मांग कर दी। उनकी बहन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बेटा कोई मदद नहीं कर रहा। सिंह साहब भी 50,000 ही देने की स्थिति में थे, अतः यह रिश्ता टूट गया। लड़की को गहरा सदमा लगा है। मैं उससे मिलकर आया हूँ। वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। उसे सही सहारा मिल जाएगा तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। भाभी, मेरे तो माता पिता आप ही लोग हैं। यदि आप उसे मेरे लिए स्वीकार लें तो। पवन आशा भरी नजरों से सीमा की ओर देखने लगा। देखा देखा, समाज सुधारक की असलियत। अपने घर की मुसीबत हमारे गले मढ़ रहे हैं। एक ही झटके में असहाय पीड़ित महिला का उद्धार, दहेज से मुक्ति, विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ अंतर जातीय विवाह कराने का सेहरा अपने सिर बांधने की तैयारी में है समाज सुधारक महोदय। और यह एक कपूत है जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लाखों का दहेज देने वाली पार्टियों को छोड़कर उन कड़कों के घर की जूठन चाटने को तैयार है। नफरत और रोष पारस के स्वर से टपक रहा था। आश्चर्य से पति की ओर देखकर सीमा बोली, आपको तो ऐसे भाई पर गर्व होना चाहिए। इस कलयुग में कितने लड़के ऐसे होंगे जो ऐसी हिम्मत कर सकेंगे। आजकल तो माँ बाप से ज्यादा दहेज की चाहत लड़की लड़के को रहती है। आदर्श की बातें सब करते हैं, किंतु कितने लड़के इतना हौसला रखते हैं कि एक विधवा को अर्धांगिनी स्वीकार लें। मेरी नजर में तो पवन भैया का मान बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं पता था भैया के अंदर इतना अच्छा इंसान छुपा हुआ है। ये तुम कह रही हो? क्यों? जब तक सिंह साहब का समाज सुधार हमारे घर की चारदीवारी के बाहर था, वह समाज सुधार की श्रेणी में था, और जैसे ही वह हमारे घर में प्रविष्ट हुआ, वह अनाधिकार चेष्टा हो गई। उनकी सारी अच्छाइयां धूल में मिल गईं। यह कैसी दोहरी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा था तुम्हें पवन के निर्णय से गहरा धक्का लगेगा। तुम तो पवन के दहेज के रुपयों को कनक की शादी के लिए रखना चाहती थी। पारस आश्चर्य से बोल उठा। हाँ, लेकिन तब मैं सोचती थी कि बिना दहेज के कोई शादी होगी ही नहीं। तब जो पैसा दहेज में आता वही दहेज में चला जाता। तब कहाँ मालूम था मेरे घर में एक आदर्श युवक है। स्नेह से पवन की ओर निहारती हुई सीमा बोली, मेरा ऐतराज तो केवल इसीलिए था कि तुम। भैया, कनू केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम दोनों भाई मिलकर उसकी शादी अच्छे से करेंगे। पवन बीच में बोला, कनू की शादी में भी बहुत साल है भैया। क्या पता तब तक समाज बदले और आपके जैसा कोई होनहार युवक कनू के लिए भी मिल जाए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा। वातावरण कुछ हल्का हो उठा था जो उसे भा रहा था। ठीक कहती हो सीमा, समाज को यदि सुधारना है तो हम सबको अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा। फिर जिस घर में तुम्हारी जैसी पत्नी और पवन जैसा भाई हो, पहल उस घर से नहीं होगी तो फिर कहाँ से होगी? तुम फटाफट तैयार हो जाओ। हम अभी चलकर सरदार जी से उनकी भांजी का हाथ अपने पवन के लिए मांग लेते हैं। ये हुई ना बात पारस, मैं बहुत खुश हूं। पारस तो तुम हो सीमा, जिसकी संगत में मेरा नाम सार्थक हो गया। और पवन तो हमारा सोना है, सोना। पवन आदर से अपने भाई भावज को देख रहा था, जिन्होंने उसके नेक कार्य पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया था। यह पहल एक अनोखी सुखद चेतना उसके तन मन में जगा रही थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।